हाँ भाई, खम्बा घड़ी वाल को खम्बा घड़ी घड़ी खम्बा, कैसे हो? मौजा में? चलिए, कल कैविटी प्रॉब्लम पढ़ा था। ये एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मींस 2019 का प्रॉब्लम है। 2019 मींस में आया था ये प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शीट थी, ये ए है और ये बी है, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है ए एंड बी, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट में इसे मैंने काटा, 3 पार्ट मैंने छोड़ दिए, एक इधर का पार्ट हटा के निकाल के यहाँ रख दिया, दिख रहा है रखा हुआ पार्ट। ये टोटल यहाँ से यहाँ था ए, तो ये कितना होगा a/2, ये भी कितना होगा a/2, यानी जो पार्ट काटा है उसका ये वाला पार्ट की लेंथ कितना होगा a/2। ये टोटल b था तो ये b/2, ये भी b/2, ये कितना हो गया b/2। आगे बात समझ में? तो जो रिमेनिंग ज्योमेट्री है, उस रिमेनिंग ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है। अरे समझ में आता है क्या? तो मुझे एक चीज ये समझ में आती है कि पिछले सवालों में मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से लिए थे कि सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट मुझे निकालने की जरूरत पड़ी थी। इस बार ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे ऑरिजिन दिया हुआ है, सवाल में गिवन है यार ये, ठीक है। उधर a, 0, a, b, ये 0, b दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज मुझे समझ में आती है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा, समझना इस चीज को, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस लाइन पे कहीं होगा। पक्की बात है? क्योंकि ये जो लाइन है इसकी सिमेट्रिक ज्योमेट्री है, जैसी नीचे है वैसी ही ऊपर है। पक्की बात है? सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस लाइन पर होगा, पक्की बात है। अरे ये देख, एक लाइन ऐसे खींच, ये देख, देखिए ये लाइन ऐसे खींची, तो ये जो रिमेनिंग ज्योमेट्री जो बची है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक दिख रही है क्या? इस लाइन के ऊपर जैसी है वैसी नीचे है, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा, है ना। कोई बात नहीं, तब इतना ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन कोई मैटर नहीं करती है, हम वैसे निकाल लें, ठीक है। आपको क्या बोला? ये हो गई बॉडी, इस बॉडी को बोला मैंने m1, क्या बोला? इस वाली बॉडी को मास मैंने बोला m1, इस वाली बॉडी का मास मैंने बोल दिया m2, ठीक है। इस वाली बॉडी का मास हो गया m1, इस वाली बॉडी का मास हो गया m2। वैसे उन्होंने जो टोटल मास दिया हुआ है m दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? टोटल मास कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम शीट है, हमारा तरीका क्या होता है? एरिया मास डेंसिटी को लेके काम करना। मैंने बोला लेट, क्या बोला मैंने? लेट एरिया मास डेंसिटी जो है वो कितनी है? सिग्मा। समझ में आ गया? m2 कितना होगा बच्चों, मुझे बताओ। सिग्मा इनटू ab/4। यस, इसका एरिया कितना होगा? a/2 मल्टीप्लाइड बाय b/2, यानी यूनिट एरिया का मास इनटू ab/4। पक्की बात है? m1 जो होगा उसका मास m1 वो कितना होगा? सिग्मा यूनिट एरिया का मास। अरे एरिया कितना बचा इसका? ये a है और ये b है, टोटल एरिया कितना होना चाहिए था? ab, बट ab/4 उसमें से हट गया है, तो कितना एरिया बचा? ab माइनस ab/4 बचा क्या बेटा? तो यानी m1 जो हो गया वो हो गया सिग्मा 3 ab/4। मुझे m1 पता चल गया, मुझे m2 पता चल गया, मुझे m1 पता चल गया, मुझे m2 पता चल गया। आगे बात समझ में? क्या करते हैं? उठा के वापस फिट कर देते हैं। उठाया वापस से फिट किया, वापस से फिट किया तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आके फिट हो गया, ठीक है। अब ये जो पार्ट जो मैंने वापस से लगाया है वो भी एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। उस रेक्टेंगुलर प्लेट का खुद का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसका सेंटर ऑफ मास होना ही होना, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो वो यहाँ पर कहीं पर होगा। पक्की बात है? वो यहाँ पर कहीं पर होगा। ये कितना है? ये a/2 है, ये भी कितना था? a/2, तो ये एकदम मिड पॉइंट पे होगा, यानी a/4 होगा। तो ये a/2 प्लस a/4 कितना हो जाएगा? 3a/4। ऐसे ही ये टोटल कितना था? b, ये हाफ कितना होगा? b/2। यहां से एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस पर हो गए, टोटल b/2 का, तो ये कितना होना चाहिए? b/4। तो ये कितना होना चाहिए? b/2 प्लस b/4 बोले तो 3b/4। आया समझ में क्या? अरे बेटा देखना, ये टोटल लेंथ कितनी है? b दिख रही है, ये कितनी है? b/2 होगी। अब देख, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां पर होगा। बेटा शांत, ये टोटल कितना है? b/2, तो एकदम मिड पॉइंट पर होगा, यानी ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी? b/4। ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? b/4। तो देख, ये b/2 और ये कितनी हो गई? b/4। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका? 3b/4। ऐसे x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3a/4। समझ में आ गया? तो बेसिकली ये जो है इसका मास मैंने कितना माना था? m2 माना था ना। कितना माना था मैंने?
M2 माना था, और इसका जो सेंटर हो गया C2 वो कितना हो जाएगा 3a/4 कॉमा 3b/4। पक्की बात है क्या? 3a/4 कॉमा 3b/4 दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। अरे तुमको दिख रहा है। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा C2 कितना हो जाएगा 3a/4 कॉमा 3b/4। समझ में आ गया बेटा? तो ये मेरे पास सेकंड बॉडी का सेंटर ऑफ मास आ गया। सेकंड बॉडी रखने पे ये ओवरऑल एक ज्योमेट्री बनी है। ये क्या बनी है? ओवरऑल एक ज्योमेट्री बनी है। जब ओवरऑल ज्योमेट्री बनी है तो उसका सेंटर ऑफ मास C नेट क्या यहां होगा? पक्की बात है। ये टोटल कितना था A, तो ये कितना हो गया A/2। ये टोटल कितना था B, ये कितना हो गया B/2। यानी जो C नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा A/2 कॉमा B/2। समझ में आ गया? मैंने बोला जो रिमेनिंग ज्योमेट्री है उसका सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं है। मैंने क्या मान लिया? जो रिमेनिंग ज्योमेट्री है उसका सेंटर ऑफ मास C1 मैंने बोला यहां पर कहीं है। यहां पर कहीं है तो उसका कोऑर्डिनेट मैंने कितना मान लिया? x, y। कितना मान लिया मैंने? x, y। तो भैया ओवरऑल ज्योमेट्री का C नेट मुझे पता है। सेकंड बॉडी जो मैंने यहां फिल करी है C2 मुझे पता है। अरे C1 ही तो निकालना है। आगे बात समझ में? कल यही सब तो किया था अपन ने। तो बेटा क्या था? XUM = M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2। पक्की बात है? पिछली बार एक्सियम हमेशा 0 लेके चल रहे थे हम लोग, है ना? इस बार एक्सियम कितना हो जाएगा? A/2। पक्की बात है? M1 कितना है बेटा? 3 सिग्मा AB/4 इंटू x मुझे पता नहीं हो कितना बोला मैंने x प्लस M2 कितना है बेटा? सिग्मा AB/4 और x2 उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3a/4। समझ में आ गया? अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? सिग्मा AB हो जाएगा ना बच्चों? कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू AB। अरे ऐड करके देख लेना, नहीं समझ में आ रहा क्या? M1 प्लस M2 वही होना है। तो भैया सिग्मा AB कैंसिल हो गया, तो यहां बचा A/2 = 3x/4। सही है क्या? कितना हो गया? 3x/4 प्लस ऊपर कितना हो गया? 3a/16। पक्की बात है? तो यहां से जो A/2 हो गया, यहां से जो A/2 हो गया, एक मिनट, हाँ भाई, तो यहां से हो गया A/2 माइनस 3a/16 = 3x/4। पक्की बात है? तो यहां से एलसीएम ले लेंगे। बेटा ध्यान दीजिए इधर, एलसीएम ले लेंगे। कितना हो गया? 8 माइनस 3 = 3x/4। कितना हो गया है? तो 4 टाइम्स कट गया ये। 8 माइनस 3 5, तो ये हो गया A × 5/4 = 3x। तो यहां से जो x का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो गया? 5a/12। यानी जो रिमेनिंग पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना आया? x कोऑर्डिनेट कितना आया? 5a/12। समझ में आया था? चलिए जल्दी से y कोऑर्डिनेट में निकाल लेते हैं। देखिए YCM में निकाल लेते हैं इसका। अरे सेम ही आएगा यार, सब तो चीज सेम ही तो है। तो देखिए YCM क्या हो जाएगा? YCM = M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन M1 प्लस, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली सेम आने वाला है। ठीक है? YCM मुझे पता है कितना है? B/2। ठीक है? M1 कितना है? 3/4 सिग्मा AB। ठीक है? और C1 कितना है? C1 तो मुझे निकालना है ना, यानी y1। ठीक है? प्लस ये कितना हो जाएगा? सिग्मा AB/4। ठीक है? समझ में आता है? प्लीज शो मी। ये कितना हो जाएगा? 3b/4। हाँ हाँ ठीक है, y ले लो यार, ये लो। ठीक है? डिवाइडेड बाय सिग्मा AB, एग्जैक्टली सेम ही होने वाला है। सिग्मा AB कैंसिल। ठीक है? तो यहाँ से हो जाएगा B/2, यहाँ से आ गया
-3 v/16 इज इक्वल टू 3/4 y। समझ में आ गया है ना। यहाँ से हो गया b, वही चीज़ यार 16 हो गया 8 -3, देख लो कुछ चेंज नहीं आने वाला, 3/4 इंटू y है ना। ये कट गया 4 टाइम्स, ठीक है, b इंटू 5/4 इज इक्वल टू 3y। तो जो y आ जाएगा बेसिकली वो कितना आ जाएगा 5b/12, कितना आ जाएगा 5b/12। एक्सियम एक्सियम समझ में आ गया। जल्दी से बना लीजिए, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। देखो बेटा, कल मैंने आपको क्या पढ़ा था, कल मैंने आपको मोशन ऑफ सेंटर मास पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको सेंटर मास का वेलोसिटी निकालना सिखा दिया था, सेंटर मास का एक्सेलरेशन निकालना सिखा दिया था। तो याद करो, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। समझ में आया क्या आया था बेसिकली, ऐसा बोलूँ मैं, यानी ए सेंटर ऑफ मास जो आया था वो आया था m1a1 वेक्टर, याद है, प्लस m2 a2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ आया था। यानी यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो m1, चलो बेटा तो ध्यान दें, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये जो चीज होगी इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ये क्या होगा, टोटल मास होगा। टोटल मास यानी पूरे के पूरे सिस्टम का मास, यानी पूरे सिस्टम का मास इनटू सेंटर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी एक तरह से क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स, एनएलएम में भी पढ़ा था एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी अगर बॉडी के हर पार्ट का अलग अलग एक्सेलरेशन है तो बेसिकली हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट डील करने के लिए सेंटर मास का एक्सेलरेशन ले लेंगे तो बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। आगे बात समझ में, इफ एफ एक्सटर्नल 0 है तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होने वाला है, 0। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स, ये चीज़ काम में आने वाली है अभी बहुत आगे के, अब ज़्यादा सवाल यहाँ से यूज करेंगे हम लोग बनाना। यानी अगर सेंटर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना रहता है, 0। एक्सेलरेशन 0 रहने का मतलब दो होता है, क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेस्ट में। यानी अगर बॉडी रेस्ट में है, सुनना, यानी अगर बॉडी रेस्ट में है, सुनो, बॉडी रेस्ट में है तो उसके वेलोसिटी में चेंज होगा क्या, तो भी एक्सेलरेशन 0। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा क्या, नहीं, तो भी एक्सेलरेशन 0। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, अरे उबासी ले रहा वाला किधर पीछे ध्यान दे, क्या नींद आ रही क्या, परियों की कहानी सुना रहा हूँ तेरे को, अरे सॉरी मैं भूल जाता हूँ किस क्लास में परी भी है, ठीक है। हाँ सुनो, यानी पक्की बात है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो अनएक्सेलरेटेड रहने वाला है। दिमाग में घुसा लो इस चीज को अच्छे से कि यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास अनएक्सेलरेटेड रहने वाला है। इस चीज को 3 तरीके से बताता हूं। यानी अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है और सिर्फ इंटरनल फोर्सेस के वजह से कुछ मूवमेंट हो रहा है बॉडीज का, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट में ही रहने वाला है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस कभी भी सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। आई बात समझ में? कर सकते हो क्या? हो सकता है क्या? क्या तुम अपने मुंह को ऐसे खुद से उठा के आगे फेंक सकते हो क्या? ऐसे मतलब खुद को उठाओ और पूरी बॉडी को ऐसे आगे फेंक दो, पॉसिबल है क्या? अरे इंटरनल फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस कभी भी सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेटेड नहीं कर सकते। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट, पहले रेस्ट में था तो अभी भी रेस्ट में रहने वाला है, और अगर पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो अभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला है। दोनों चीजें समझ में आ गई। तीसरी चीज, अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, नहीं वो वाला नहीं, अरे सवालों वाले, सवालों में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो बॉम्ब ब्लास्ट में क्या होता है, कोई बॉम्ब में उसके 3-4 टुकड़े फट गए, 3-4 टुकड़े में डिवाइड हो गया, जो ब्लास्ट की वजह से तीनों चारों टुकड़े अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये सारे इंटरनल फोर्सेस की वजह से भागते हैं। ठीक है, सब सारे इंटरनल फोर्सेस की वजह से भागते हैं, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास जो था वो हमेशा अनएक्सेलरेटेड रहेगा। यानी अगर वो सेंटर ऑफ मास उस बॉम्ब का पहले रेस्ट में था, प्लीज ध्यान दीजिए,
सेंटर ऑफ मास अगर पहले रेस्ट में था तो अभी भी उस बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, यानी तीनों चार टुकड़े ऐसे आके गिरेंगे जहां पे पहले सेंटर ऑफ मास बॉम्ब का था, सेंटर ऑफ मास अभी भी वही रहेगा। आगे बात समझ में? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था बॉम्ब तो अभी भी आगे भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, और अगर किसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा था, जैसे प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बनता है, तो अभी भी ब्लास्ट होने के बाद सेंटर ऑफ मास उसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता रहेगा। तो ये तीनों चीजें समझ में आती हैं। अब इसके हम सवाल करना स्टार्ट करते हैं, फटाफट कैसे करेंगे वो समझिए। पहले देखिए बेटा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लैंक है, प्लैंक का मास है 20 kg, उसके एक एंड पर उसका जो प्लैंक का लेंथ है वो 10 मीटर है। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है? प्लैंक के एक एंड पर एक मैन खड़ा हुआ है, बंदा खड़ा हुआ है जिसका मास है 60 kg। प्लैंक जमीन पर रखा हुआ है, प्लैंक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, प्लैंक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो प्लैंक और ग्राउंड के बीच की जो सरफेस है, जो ग्राउंड है वो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये मैन, अगर चलता हुआ प्लैंक के दूसरे, जो बंदा है अपना, वो प्लैंक के दूसरे सिरे तक पहुंच गया तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? समझ में आया? प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन से एक बार कॉन्सेप्ट समझाता हूं, समझते हैं। यार एक बात बताओ, अगर बंदा प्लैंक पे चला तो बंदे के पैर प्लैंक को पीछे फोर्स लगाएंगे? देखो ऐसे तो चलता है आदमी, आप खुद सोचो, आप चल रहे हो तो जमीन को ऐसे पीछे धक्का देते हो ना, तो प्लैंक पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? पीछे, है ना? और प्लैंक जो लगाएगा मैन पे फ्रिक्शन कितना लगाएगा? आगे। इतना समझ में आता है? तो ये तो अंदर की बात है। मैन ने लगाया फ्रिक्शन प्लैंक पे, प्लैंक ने फ्रिक्शन लगाया मैन पे, दोनों एक ही सिस्टम है, तो सेंटर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया? 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया। अरे मैन ने लगाया प्लैंक पे, प्लैंक ने लगाया मैन पे, ये तो इंटरनल फोर्सेस हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्स नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो, उस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। यानी सेंटर ऑफ मास जो है वो अनएक्सेलरेटेड रहेगा। सेंटर ऑफ मास जो है वो अनएक्सेलरेटेड रहेगा। समझ में आ गया इतना? सबको समझ में आ रहा है? बेटा आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, F एक्सटर्नल कितना है? 0। एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना होने वाला है? 0। पक्की बात है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की मैं बात करूं तो देखिए वो 0 है। पहले जब बंदा यहां पे खड़ा हुआ था, है ना, और प्लैंक भी यहां पे रखा हुआ था, तो दोनों बॉडीज रेस्ट में थी, फिर उसने चलना स्टार्ट किया तो सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में होगा नहीं होगा? फिर दोनों बॉडीज ही रेस्ट में, तो पहले सेंटर ऑफ मास 0 रेस्ट में होगा। चलते 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 वो वहां पहुंच गया, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी भी कितनी रहने वाली है? 0 ही रहने वाली है। तो यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो भी कितनी होगी? क्या 0 होगी क्या? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दो, कॉन्सेप्ट समझ लो, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 0। क्रॉस में ये तो चला गया, तो ये हो जाएगा यहां से m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या? m1 प्लस m2 0 से मल्टीप्लाई हो गया। v1 वेक्टर, यानी इसको मैं बोल सकता हूं m1, v1 वेक्टर क्या हो सकता है? क्या dx1 वेक्टर बाय dt हो सकता है क्या? प्लस m2, और ये क्या? dx2 वेक्टर, बेटा शोनी कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? m1 dx1 वेक्टर प्लस m2 dx2 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ गया? दो बॉडीज के लिए, 3 होती तो तीनों बॉडीज के लिए, यानी m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट प्लस m2 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देता हूं, m1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस वेक्टर डाल देते हैं m2 इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड बॉडी कितना होना चाहिए? 0। अगर 3 बॉडी होगी तो 3 के लिए लिख सकते हैं क्या? समझ में आ गया वाला पार्ट? जल्दी से बनाइए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ में आया? जल्दी उतारिए प्लीज। देखो बेटा, समझ में आया वाला पार्ट? देखें तो क्या हुआ,
अब समझते हैं थोड़ा सा इस चीज को, ठीक है। मैंने बोला ये बंदा आगे जाते 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 इस एंड पे पहुंच गया, सेंटर मास रेस्ट में रहने वाला है। यार अगर ये बंदा आगे चला गया तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन उधर ज़्यादा हो जाएगा, तो जहाँ सेंटर मास पहले यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, वो आगे खिसक जाएगा क्या? पर सेंटर मास तो मोशन कर नहीं सकता यहाँ पे, तो सेंटर मास तो रेस्ट में रहने वाला है। इसका मतलब अगर ये बंदा आगे खिसकेगा तो ये प्लैंक थोड़ा पीछे शिफ्ट होता जाएगा, ताकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बना रहे कि जहाँ सेंटर मास पहले था अभी भी वहीं रहे। इतना समझ में आया? ठीक है। तो मैंने बोला ऐसा करने से ये इस टाइप से हुआ, ठीक है। अपना बंदा पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है। प्लैंक थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो गया, प्लैंक थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो गया, पक्की बात है? अरे बच्चों समझ में आ रहा है? मैन कहाँ था? मैन पहले यहाँ पे था, अब कहाँ पहुंच गया? मैन यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तो प्लैंक किधर शिफ्ट हुआ? पीछे। तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट तो पीछे की तरफ माना मैंने, कितना? x। और जो मैन है वो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आगे की तरफ कितना होगा बच्चों, बताओ ना? 10 होगा, 10 माइनस एक्स। अरे ऐसा मान लो ये 10 तो आगे गया, x पीछे भी तो किसका होगा, तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका कितना होगा आगे की तरफ? 10 माइनस एक्स मीटर, और ये हो जाएगा x मीटर, ठीक है। जो इसका मास था वो कितना था? 60 kg। तो इसका मास था कितना था? समझ में आ गया? बहुत इजी ट्रिक समझा दी मैंने। तो यानी ये हो जाएगा m इंटू d1 वैक्टर, m1 इंटू d1 वैक्टर प्लस m2 इंटू d2 वैक्टर इज इक्वल टू 0। पक्की बात है? ये कितना हो जाएगा? मैन के लिए मैं मानो 60, और डिस्प्लेसमेंट कितना उधर की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, तो हो जाएगा 10 माइनस एक्स प्लस, ठीक है। प्लैंक के लिए, प्लैंक का मास कितना है? 20, डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर की तरफ, यानी कितना हो गया? माइनस एक्स। कितना होने वाला है? 0 होने वाला है क्या? तो ये हो गया 600 माइनस 60x माइनस 20x, कितना आ गया? 0। यानी हो गया 600 इज इक्वल टू 80x, यानी जो x आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 600 अपॉन 80। समझ में आ गया क्या बेटा? ये गया 60/8 कितना होता है? 30/4। 30/4 बोले तो 15/2, बोले तो 7.5, यानी जो x आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 7.5 मीटर। यानी जो प्लैंक है कितना डिस्प्लेस हुआ होगा? 7.5 मीटर। समझ में आया? इनफ फॉर टुडे।